क्योंकि वो ड्यूरिंग द ईयर है वो। सर लेकिन वो 14,000 वो उसने हमारे अकाउंटेंट ने गलती करी ना, लेकिन वो तो सिर्फ उस टाइम के है ना। बैड डेट रिकवरी जो है ना बेटा, वो तो प्रीवियस सेल्स से रिलेटेड है ना, तो वो तो प्री में जाना ही है। और जो बैड डेट जो रिकवर था, हमारे अकाउंटेंट ने क्या करा, उसने गलती करी है। क्या गलती करी? उसने बैड डेट से माइनस कर दिया, जबकि ये तो अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग क्या होती है? कैश टू बीडीआर और बीडीआर टू पी&एल। तो अपन उसको जनरली रेक्टिफाई किया हमारे ड्यूरिंग द ईयर के बैड डेट को। सर लेकिन ये कोई दिक्कत ही आ रही है तो 60 की। मैं बोल रहा हूँ तेरे को क्या दिक्कत है? तू ये सोच रही है कि जो बैड डेट्स रिकवर हुआ है, बात क्लियर है, तो उतना ही अमाउंट अपन ने प्री का बैड डेट्स क्यों नहीं माना? नहीं, जैसे 14,000 तो मान ही लिया, उसके एक सेकंड। हाँ नहीं, अच्छी बात है। सर 14,000 तो हमने मान ही लिया, उसके बाद जो 49,000 है उसको अपन सेल्स के में बांटे ना, क्योंकि वो 14,000 तो अब तू बता, हाँ 14,000 बैड डेट्स रिकवरी है, वो क्या इस साल का बैड डेट्स है क्या? नहीं, ठीक है, और 14,000 को तूने किसमें से माइनस किया हुआ है? बैड डेट्स। तो बैड डेट्स को बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी? तो ड्यूरिंग ईयर का बैड डेट्स कितना हो गया? डन। अब उसको किस रेशो में बढ़ेगी तू? फिर सिंपल सा फॉर्मूला। चलो भाई, सारी बातें अब बंद करके, क्योंकि इतना लंबा ब्रेक हो चुका है आज का, बात कर बिल्कुल बातचीत नहीं करना है अपने को इस टॉपिक के अंदर। पहले बता रहा हूँ मैं, पहले से अलग अलग बैठ जाओ भी तुम, पहले से अलग अलग हो जाओ। भाविका जी नहीं, सुनो आप चले जाओ लास्ट में, और ये क्या नाम से आगे आ जाइए। जो भी बात करने वाले साथ साथ है, कोई साथ में ना बैठे, बात क्लियर है? ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे बताओ क्या वीओ इनवर्स लेवल क्या? उत्तम जी, ध्रुव भैया और सही है। उत्तम, आपने कल जो डाउट पूछा था, आपने पूछा था, वो क्लियर हो गया था? कि मुझे रिप्लाई देना बेटा फटाफट। अच्छा, कल मैंने आपको बोला था मेरी, देखो मेरी बात सुनो 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 सुनो, ध्यान दो बातचीत में, और जैसे बोलोगे ना बात क्लियर है, तो अपने नहीं 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 ऐसा नहीं, आप अपने आप में सीट चेंज करना प्लीज, ठीक है ना? अगला टॉपिक नोट करो, इसके अंदर लिखो फटाफट से रीपोजेशन ऑफ गुड्स, और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन में क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पहले बता रहा हूँ आपको, भाषण में आ गया। हायर परचेज के अंदर सुनिएगा आप लोग, मैंने कल कुछ पढ़ाया नहीं रिपोजिशन में, आज पढ़ाएंगे। इसके पहले जो चैप्टर अपन ने पूरा कंप्लीट करना, बात क्लियर है? सुनो, 3 कंडीशंस मैंने आपको बताई थी यहाँ पे वर्किंग नोट बनाने की। ये सब बेटा मेरी क्लास में रहते, इसको बंद कर दो बेटा। ये भी बेटा मेरे को लगता है तुम नीचे आके बोल के आ रहे तो अपने किसी को हॉर्न बजाते रहना, आवाज करते रहना। बेटा वो नंबरों की प्लानिंग हो रही है, ध्यान रखना तुम, नवंबर 2023। सुनिएगा, 3 कंडीशंस को मैं रिवाइज कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। यहाँ पे वर्किंग नोट के अंदर 5 मिनट लूंगा, चैप्टर रिवाइज कर रहा हूँ पूरा समराइज। पहली बात क्या है भाई, ठीक है सर। फर्स्ट कंडीशन क्या थी अपनी यहाँ पे? फर्स्ट नंबर कंडीशन थी अपनी यहाँ पे, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे सीपी गिवन है, ठीक है? आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एचआरआर गिवन है, और क्वेश्चन में आपको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट गिवन है, एचपीबी, सॉरी यहाँ एचआरआर, उधर से ध्यान रखिए। देखिए आप एचपीबी, देखिए आप इंस्टॉलमेंट, ये चारों चीजें अपने को क्वेश्चन में गिवन है, बात क्लियर है? तो इसका क्वेश्चन में 1 अपन ने क्या था, ध्यान रखें। एक तो ये वाली कंडीशन आई थी जिसमें आपने क्या करा, वर्किंग नोट बनाया था। आप मुझे बताओ, सुनना ध्यान से। सीपी गिवन है, इंटरेस्ट का रेट गिवन है, एचपीबी गिवन है, और इंस्टॉलमेंट अपने को गिवन है। चारों चीजें अपने को गिवन है, बात क्लियर है? इसका मतलब ये मत समझना कि वर्किंग नोट नहीं बनाना। वो वर्किंग नोट बना करके आपसे क्या फाइंड आउट कराएगा, वो आपको बोलेगा कि भैया ये जो आपकी इंस्टॉलमेंट है ना, इसमें से आप अलग करो। किसको अलग करो बताइए?
इंटरेस्ट को अलग करूं, तो आपको ध्यान होगा हमने क्वेश्चन 1 किया था स्टार्टिंग के अंदर, जिसके अंदर पूरा वर्किंग नोट बना करके ईच एंड एवरी इंस्टॉलमेंट में से हमने क्या कहा था, इंटरेस्ट को अलग किया था। आई होप सो कि ये पहला वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। सेकंड कंडीशन हमने क्या डिस्कस की थी, सुनिएगा। सेकंड कंडीशन हमने डिस्कस की थी सर, यहाँ पे सीपी गिवन नहीं था, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे गिवन था, यस। एचपीपी यहाँ पे गिवन था, वो भी था। सर इंस्टॉलमेंट गिवन थी क्या, यस बेटा, इंस्टॉलमेंट भी यहाँ पे अपने को गिवन थी, ठीक है। क्या गिवन था बताओ अपने को, यहाँ पे सीपी गिवन था। ये सेकंड नंबर कंडीशन हमारे सामने आई थी, तो मैंने आपको बोला था बेटा कुछ नहीं करना, आप रिवर्स चलना। अरे पॉइंट समझ में आप अपने को रिवर्स चलना है, लास्ट से अपने को अप पे जाना है, ध्यान रखिए आप। लास्ट से अगर आप अप पे जाओगे, बात क्लियर है, तो कैसे कैसे एज्यूम करते हुए अपने को चलना है, मैंने आपको सिखाया था। और एक दो क्वेश्चन आपने डिस्कस किए थे, बात क्लियर है। और आपने देखा होगा आज मैं आपको होमवर्क दूंगा ढेर सारा, उसमें आप देखोगे कि ईच एंड एवरी टॉपिक के अंदर ज्यादातर जो आपको यहाँ पे मतलब होमवर्क बहुत सारे से मतलब है, खाली 2 से 3 क्वेश्चन होगा कल संडे इसलिए। तो बेटा अपने को क्या करना है, यहाँ से डाउन से अप पे चलना, ध्यान रखें। तो सीपी आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। ये सेकंड नंबर कंडीशन, जिसका अपने शायद क्वेश्चन नंबर 3 किया था, कौन सा किया था, जो भी किया था, एक दो क्वेश्चन तो आपने किए थे, 7 भी किया था अपने। ये वाली कंडीशन सबको क्लियर होगी भाई, ये वाली। थर्ड नंबर कंडीशन क्या थी, सुनिएगा आप। तीसरी नंबर कंडीशन में डिस्कस की थी सर हमें सीपी गिवन है, हमें एचपीपी यहाँ पे गिवन है, और सर हमें यहाँ पे क्या गिवन है बताइए, इंस्टॉलमेंट हमें यहाँ पे गिवन है, लेकिन सर हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको क्या बोला था बेटा, अगर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो क्या बनाना बताइए, यहाँ पे रेशियो आप बनाए ना। और रेशियो हमने कैसे कैलकुलेट किया था, समझ में आया। मैं रेशियो को एक बार आपको यहाँ पे कंफर्म करना रहा हूं, सुनिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में इक्वल इंस्टॉलमेंट गिवन है, इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, इक्वल इंस्टॉलमेंट गिवन है, तो जितनी इंस्टॉलमेंट्स है ना उसका रेशियो बहुत आराम से बनाना। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि यार हमारी 50,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट है 5 साल तक, तो बताओ 50 साल की इंस्टॉलमेंट 5 साल तक है बेटा, इक्वल है। अरे समझ में आ रहा पॉइंट। तो आपको क्या करना है, 5 4 3 2 1 ये रेशियो बना करके आप क्या करोगे, अपना टोटल इंटरेस्ट डिवाइड करोगे। क्या डिवाइड करोगे, तो बताओ मुझे टोटल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हायर परचेजिंग प्राइस माइनस कैश प्राइस। ये बिल्कुल टिप्स के ऊपर अपने को याद होना चाहिए यार। टोटल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एचपीपी माइनस सीपी। तो बताओ रेशियो निकाल के अपन फाइंड आउट कर लेंगे। बेटा अगर किसी क्वेश्चन में आपको गिवन है सीपी आपको दे रखा है, एचपीपी आपको दे रखा है, इंस्टॉलमेंट्स भी आपको गिवन है, बट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, क्या करेंगे, रेशियो बनाएंगे। अब कंडीशन नंबर सेकंड क्या बोलेगा वो, उसने इंस्टॉलमेंट को अनइक्वल इंस्टॉलमेंट कर दिया, यानी कि इंस्टॉलमेंट्स आपकी क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, यानी कि इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं है। तो शायद कल अपन ने क्वेश्चन क्या था, याद है आप लोगों को। हम लोग क्या करेंगे बताइए, हमारा जो आउटस्टैंडिंग जो एचपीपी आएगा उसका हम लोग क्या करेंगे, रेशियो फाइंड आउट करेंगे, उसी रेशियो में क्या करेंगे, टोटल इंटरेस्ट को डिवाइड करोगे। इसके अलावा और कोई कंडीशन इस चैप्टर में आपको गिवन नहीं है बेटा, ध्यान रखें। मॉडल में आप जाओगे, बात क्लियर है, तो मॉडल में उसने क्या कर रखा है, आईआर का रेशियो, जो एफएम का रेशियो बात क्लियर उसमें भी कर रखा है। तो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में आपको कराऊंगा कि आईआर के रेशियो से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल इंटरेस्ट को डिवाइड कर सकते हैं, बट वो आंसर जो आएगा बेटा, इंटरेस्ट का जो अमाउंट आएगा वो दोनों से डिफरेंट आएगा। स्कैनर की मैं बात करूं तो रेशियो से क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। जेकेसी के मॉडल की बात करूं, वहां से जो सॉल्यूशन अपने पास में रेशियो में उसने डिवाइड किया हुआ है, यानी कि चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना अपने को, और दोनों चीजें अपने को ऑथेंटिक दे रखी। मेरी बात समझ में आ रही है। बस फर्क इतना सा है कि वहां पे अगर हम आईआरआर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो टाइम जो है थोड़ा सा ज्यादा स्पेंड होगा वहां पे, और रेशियो अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो टाइम का मैनेजमेंट जल्दी होगा। इवन सजेस्टेड गाइडेड आंसर्स के अंदर भी आपको जो है दोनों तरह के यहाँ पे चीजें बता रखी है। रेशियो से करोगे तो भी डन है क्वेश्चन, और अगर आप आईआरआर के फॉर्मूले से करोगे तो भी डन है। तो मैं तो आपको ये पर्सनल एडवाइस करूंगा कि आप उसको रेशियो से करें, ज्यादा सही देगा बेटा, समझ में आ गया आपको। रिकॉर्डिंग्स की हम लोग बात करें तो रिकॉर्डिंग्स में आपको बताता बेटा, हायर परचेज वाले चैप्टर के अंदर रिकॉर्डिंग जो है बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ध्यान रखें आप। परचेज सेल्स की नॉर्मल एंट्री तो कर रहे हैं हम लोग, बहुत समझ में आ गया। तो कल तक की जो एंट्री सबको क्लियर होगी बेटा, वो 2 मेथड अपने डिस्कस किए, बात कर रहे हैं, बताओ कौन कौन से मेथड, ये बता दो तुमको। दोनों मेथड में अगर आपसे कोई पूछे कि भैया दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है, किसी को आपको समझाना है, आप बोलोगे बेटा इंटरेस्ट का डिफरेंस है बस। यहाँ पे, वहां पे इंटरेस्ट हर साल का कैलकुलेट होगा ड्यू बेसिस पर, यहाँ पे इंटरेस्ट की रिकॉर्डिंग आपको एक साथ करनी है। आंसर दोनों में सिमिलर आएगा। अरे नहीं आया तुम, अगला टॉपिक नोट करो अब इसमें फटाफट।
रीपोजीशन ऑफ गुड्स। आज 3 क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, बात क्लियर है? हाँ अभी तो स्टार्ट करेंगे वापस दोबारा से। ऑनलाइन में जो स्टूडेंट्स है बेटा, मुझे एक बार रिप्लाई दीजिएगा, व्यू एंड वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? रीपोजीशन ऑफ गुड्स लिखो बेटा फटाफट से। होगी चालू? सीट चेंज कर लो बिना बोली, तुमने प्रॉमिस किया था ना। बेटा ऐसे मत बोलो, नंबर आगे पीछे हो जाते हैं, उधर जाओ अपने। रीपोजीशन ऑफ गुड्स अपने को डिस्कस करना है, सुनिएगा आप ध्यान से। शुरू करें पर देखो, गुड्स को अपने को क्या करना है, रीपोजेस करना है। पहले बताओ गुड्स का यहाँ पे रीपोजेशन कौन करेगा, परचेजर करेगा या वेंडर करेगा? गुड्स का रीपोजेशन करने का जो राइट है बेटा, वो वेंडर के पास में, ध्यान रखें। बात क्लियर है? कल भी मैं आपको एग्जाम्पल देके बताया था, बैंक की जो इंस्टॉलमेंट्स है वो उसका बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है जो प्रैक्टिकल लाइफ में चलता है, ध्यान रखें आप। बैंक से अगर आपने मान लीजिएगा कोई भी होम लोन अगर आपने ले रखा है, बैंक से अगर आपने कोई भी 4 व्हीलर का लोन आपको ले रखा है, बात क्लियर है? तो जब वो एग्रीमेंट पे साइन कराता है ना, आपको ध्यान होगा बड़ी सारी फाइल आती है, तो बहुत सारे साइन होते हैं, ध्यान रखें आप। उसको हम बोलते हैं हायर परचेज एग्रीमेंट। वहां पे कुछ कंडीशंस वहां से प्रैक्टिकल लिखी होती है कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट्स को क्या करा, बाउंस कराया, या इंस्टॉलमेंट्स को अगर आपने क्या करा, इग्नोर किया, आपने टाइमली इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया, तो बेटा बैंक वालों के पास में राइट है कि जो प्रॉपर्टी बैंक वालों ने आपको सोल्ड आउट की थी ना, वो बैंक वाले क्या करेंगे, प्रॉपर्टी घर से उठा लेंगे, ध्यान रखें आप। और उस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे वो लोग, रिपेयर्स और मेंटेनेंस करा करके मार्केट में ऑक्शन में करेंगे, बेचेंगे उसको, ध्यान रखें। ये होता है हायर परचेज एग्रीमेंट। कौन समझ में आया आप लोगों को? तो वही चीज यहाँ पे प्रैक्टिकली अपने को सीखना है कि कोई क्लाइंट आपके पास में आ जाए, बात क्लियर है, और वो आपको बोले कि सीए साहब कहाँ जा रहे हो? आपने बोला कि हमारा तो ब्रेक है यार अभी 10 मिनट का, तो कहते ब्रेक से तो मन ही नहीं भरता, और फिर 10 मिनट की हमारी कुछ बात ही नहीं है बेटा, उसके बाद आना। बोला सर मुझे आपसे एक काम है छोटा सा। क्या काम है? कि सर वो बैंक वाले जो है ना सर, मेरा वो गाड़ी उठा के ले गए सर, कि सर मेरे को रीपोजीशन की एंट्री नहीं आती सर, क्या मुझे रीपोजीशन की एंट्री सिखाओगे? आप बोलोगे यार देख, हम तो बातों में इतने तल्लीन थे, अटेम्प्ट तो हमारे निकल गए, हम सी तो बन गए, बात क्लियर है, लेकिन वो रीपोजीशन वाली एंट्री हमें आई नहीं। क्या आप ऐसी सी बनने वाले? नहीं बोलो हाँ नहीं। सुनो आप रीपोजीशन को सुनो आप फटाफट। इन द बुक्स ऑफ क्लाइंट इसी के लिए आएगा और किसके लिए आएगा? ऑब्वियसली बेटा जो तुम्हारा आर्टिकल होगा ना, आर्टिकल, हाँ वो तो चेक करेगा, तो उसका वो तो होना चाहिए ना, अपने को तो पता होना चाहिए ना एंट्री क्या होगी, तभी तो चेक करोगे आप। कैसे ना चिड़िया बैठा दी, बात क्लियर है? फिर इनकम वाले से फोन आ रहा है, कमिश्नर साहब का, सीए साहब ऑफिस आना जरा, आपने बिना देखे रिपोर्ट पे साइन कर दिया। सुनो आप, तो सब चीजें वहां पे डिपेंड करेगी। सुनिएगा, सबसे पहले रीपोजीशन फर्स्ट पॉइंट इज, गुड्स के रीपोजीशन का राइट किसके पास है? वेंडर गुड्स को क्या करेगा, रीपोजेस करके क्या वो क्या करेगा, बेचेगा। बात क्लियर है? बेचने के लिए वो क्या करेगा, एडिशनल एक्सपेंसेस लगाएगा। बात क्लियर है? अब बेचने से यहाँ पे वेंडर को क्या हो सकता है बेटा, प्रॉफिट भी हो सकता है, और प्रॉफिट हुआ तो पेंडल में ट्रांसफर करेगा, लॉस होगा तो भी पेंडल में ट्रांसफर करेगा। मैंने आपको बेटा कल बताया था, यहाँ पे सुनिएगा, पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हायर परचेजर की बुक में हम लोग 2 अकाउंट मेनली यहाँ पे ओपन करेंगे, ठीक है? हायर परचेजर की बुक में हम लोग 2 अकाउंट यहाँ पे ओपन करते हैं। पहला हमारा अकाउंट ओपन होता है यहाँ पे एसेट का अकाउंट, बेटा समझ में आ गया? और दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा होगा बताइए? हायर वेंडर अकाउंट होगा। जो भी 2 अकाउंट आप लोग ओपन करेंगे बेटा, ध्यान रखना ये दोनों अकाउंट आपको वापस क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो रीपोजीशन ऑफ गुड्स के टाइम पर ये दोनों अकाउंट हमें क्या करने हैं सर, यहाँ पे क्लोज करने। कैसे क्लोज होंगे मैं एंट्री आपको सिखाऊंगा। इसके अलावा मैं बात करता हूँ इन द बुक्स ऑफ द हायर वेंडर। बेटा हायर वेंडर की बुक में आप ध्यान रखना, मेनली जो अकाउंट ओपन होता है, बात कर रहे हैं सेल्स की बात नहीं कर रहा मैं आप लोगों को, क्योंकि सेल्स को तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना ही करना पड़ेगा, ध्यान रखें, क्योंकि गुड्स वो बेच ही चुका। बेटा हायर वेंडर के अकाउंट में मेनली अकाउंट आपका कौन सा ओपन होता है बताइए? हायर परचेजर अकाउंट आपका ओपन होता है। तो जब भी यहाँ पे गुड्स का रीपोजीशन होगा तो बेटा ये अकाउंट भी उसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। बात समझ आया? अब दोनों पार्टीज अपनी अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्डिंग करेंगे, सुनिएगा ध्यान से आप लोग, मैं रिकॉर्डिंग्स आपको बता रहा हूं। फर्स्ट रिकॉर्डिंग यहाँ पे हायर परचेजर क्या करेगा, सुनिएगा। फर्स्ट रिकॉर्डिंग यहाँ पे हायर परचेजर करेगा,
लिखो मेरे साथ साथ, यहाँ तक नोट करो पहले आप लोग। तो अपने को याद होना चाहिए कि जो अकाउंट अपने ओपन किए वो वापस क्या होने वाले हैं, क्लोज होने वाले हैं। और आप खुद देखोगे आज के क्वेश्चंस में कि अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे अपने। बेटा हायर परचेजर रीपोजीशन ऑफ गुड्स के टाइम पे क्या रिकॉर्डिंग करेगा, बहुत सिंपल है। बताओ, एसेट परचेज की थी ना अपन ने, एसेट परचेज करी थी पहले, तो एसेट परचेज करने की एंट्री क्या करी थी इसने, एसेट टू। अब उसकी क्या करेगा, रिवर्स एंट्री करेगा। तो यहाँ पे लिखेगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, लिखिएगा मेरे साथ साथ, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट। बेटा ये रिकॉर्डिंग अपन किस वैल्यू से करेंगे, सुनिएगा। ये रिकॉर्डिंग हम लोग करेंगे हमें हमारी एग्रीड वैल्यू से। और ये एग्रीड वैल्यू आप बोलोगे सर ये एग्रीड वैल्यू होती क्या है, बेटा एग्रीड वैल्यू का मतलब होता है जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी उस वैल्यू से हमें क्या करना है जी, ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे करनी है और इसका अकाउंट अपने को क्लोज करना है। बेटा सेकंड एंट्री नोट कीजिएगा इसकी बुक के अंदर, लिखो इसमें आप लोग रिमेनिंग बैलेंस ऑफ एसेट, remaining balance of asset will be transferred to the profit and loss account। बेटा एसेट अकाउंट का जब आप लोग क्या करोगे बताइए, क्लोज करोगे, कौन सा अकाउंट को बताइए, एसेट अकाउंट क्लोज करोगे, तो हो सकता है कि उसका बैलेंस कुछ रह जाए, ये भी हो सकता है कि उसका बैलेंस ना भी बचे। बात क्लियर है। देखो एसेट अकाउंट जब आप क्लोज करोगे तो दोनों साइड क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, कोई बैलेंस नहीं आएगा, तब तो कोई प्रॉब्लमेटिक बात ही नहीं है। बट बाय द वे ध्यान रखना 90% क्वेश्चंस में क्या होगा, एसेट अकाउंट का बैलेंस आपका रिमेनिंग रह जाएगा। तो बेटा ध्यान रखें, हाँ एसेट अकाउंट का बैलेंस अगर कुछ रह जाएगा तो उसको हमें क्या करना है बेटा, P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना, क्या मानते हुए, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। तो नोट कर रहे हैं आप लोग इसके अंदर। बेटा अगर हमने को प्रॉफिट होता है एसेट अकाउंट को क्लोज करने से, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ प्रॉफिट। और बेटा अगर अपने को लॉस हो गया तो आप रिकॉर्डिंग करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट। बेटा को सिलेक्टेड एंट्रीज अपने को जो है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर करनी पड़ेगी, ध्यान रखें आप। डेट ऑफ पोजीशन, ऑल रिकॉर्डिंग्स विल बी डन डेट ऑफ पोजीशन। बात क्लियर है, सारी रिकॉर्डिंग्स अपने को डेट ऑफ पोजीशन के दिन करनी है। अब देखो वो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछेगा या डालेगा, बात क्लियर है, एग्जाम में तो वो क्या पूछेगा सुनो आप, क्योंकि यहाँ पे वो वेंडर की बुक्स में एंट्री पूछेगा आपसे, ये कंफर्म है। क्योंकि बेटा परचेज की बुक्स में तो एंट्री करना बड़ा आसान है, यहाँ पे वेंडर की बुक्स में भी एंट्री करना सिंपल है, सिमिलर रिकॉर्डिंग से, बट यहाँ पे थोड़ा वेंडर की बुक्स में क्या होगा, रिकॉर्डिंग थोड़ी ज्यादा होती है, ध्यान रखें। तो जब भी वो क्वेश्चन आपको देगा ना 6 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, 10 मार्क्स का रीपोजीशन ऑफ गुड्स का, तो या तो वो कैसे देगा, वो आपको बोलेगा कि भैया गुड्स का क्या हो गया, रीपोजीशन हो गया, आप परचेजर की बुक्स में एंट्री करके बताओ, यानी कि अकाउंट बना के बताओ, और वेंडर की बुक्स में अकाउंट बना के बताओ। या तो क्वेश्चन में दोनों डाल देगा, या फिर अगर वो छोटा क्वेश्चन वो बनाता है आपके लिए 5 नंबर का, तो हो सकता है कि परचेजर की बुक्स में वो आपको अकाउंट बनाने के लिए बोल दे खाली, और बोले कि वेंडर की बुक्स में अकाउंट बना के बताओ। लेकिन ये मान के चलना 6, 8, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो वेंडर की बुक्स में वो अकाउंट बनाने के लिए बोल सकता है, क्योंकि वेंडर की बुक्स में अकाउंट बनाना थोड़ा सा लेंथी काम होगा, ध्यान रखें। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि वेंडर अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा। स्टार्ट करें बेटा अपन। अच्छा सारी रिकॉर्डिंग कौन सी डेट पे हो रही बताइए, डेट ऑफ पोजीशन। बेटा वेंडर अपनी बुक्स में फर्स्ट एंट्री करेगा, लिखिएगा मेरे साथ साथ, मतलब बेटा गुड्स वापस से लौट करके किसके पास में आ रहा है, वेंडर के पास आ रहा है, तो वेंडर यहाँ पे रिकॉर्डिंग करेगा, लिखिएगा 3 रिकॉर्डिंग्स। हाँ लिखो, रीपोजीशन, ये पूरा आएगा नहीं था, लिख लेना, रीपोजीशन स्टॉक। बेटा इसको एक नाम देगा, एक अकाउंट यहाँ पे ओपन करेगा नया, जिसको बोलेंगे हम लोग रीपोजीशन स्टॉक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर।
रीपोजीशन स्टॉक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। बेटा ये एंट्री कौन सी वैल्यू से होगी, लिखो इसके अंदर आप लोग एग्रीड वैल्यू। और ये एग्रीड वैल्यू हमें कहाँ गिवन होगी बताइए, क्वेश्चन में आपको गिवन होगी बेटा। वेंडर की बुक में बच्चों ये बताओ मुझे, पहली एंट्री क्लियर होगी आप लोगों को? देखो इसके पास में स्टॉक आ रहा है, बड़ा सिंपल सी बात है, एसेट उसकी वापस आ रही है, तो वो एक अपने आप ही नया अकाउंट ओपन करता है, उसका नाम क्या बताइए, रीपर्चेस्ड स्टॉक। तो रीपर्चेस्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। ऐसा करने से क्या होगा, उसकी बुक्स में भी कौन सा अकाउंट क्लोज हो जाएगा बेटा, हायर परचेजर का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। बेटा सेकंड नंबर पॉइंट सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से आप लोग। बेटा गुड्स इसके पास में आ चुका है अब, है ना, गुड्स इसके पास में आ चुका है। बताओ अभी ये गुड्स को क्या करेगा बेटा, बेचेगा? क्या डायरेक्ट बेच देगा, कुछ खर्चा करेगा? बेटा वो एक्सपेंसेस करेगा। अरे पॉइंट समझ में आ रहा है? क्यों करेगा एक्सपेंसेस? उसको अच्छा बनाने के लिए और सेलेबल करने के लिए। तो बेटा ऐसा लिखो आप, एडिशनल एक्सपेंसेस, इसको आप लिख लो किसके, नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस की। रिपेयर्स और मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस करेगा यहाँ पे, तो एडिशनल एक्सपेंसेस पेड बाय हायर वेंडर। एडिशनल एक्सपेंसेस पेड बाय हायर वेंडर। बेटा ध्यान रखना, हायर वेंडर अगर क्या करेगा, हायर वेंडर अगर यहाँ पे एडिशनल एक्सपेंसेस करता है फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर रीपर्चेज गुड्स, तो बेटा वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग करेगा, लिखिएगा जो भी आपका रीपर्चेज यहाँ पे गुड्स होगा, रीपर्चेज स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, टू कैश ऑब्लिक बैंक, रीपर्चेज लिख लेना, रीपर्चेज स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। अब बताओ यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे ना, अगर आप चाहो तो मैंने आपको एक सिंगल एंट्री लिखा दी, बात क्लियर है आपको याद करने के हिसाब से, क्योंकि एग्जाम में भी ये एंट्री करके आनी है। अब बताओ एडिशनल एक्सपेंसेस करने की क्या एंट्री करेगा बताओ, ये रीपर्चेशन स्टॉक, सॉरी रीपर्चेज स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। रीपर्चेज सिमिलर अकाउंट है, हाँ रीपर्चेज टी, वो मैंने ऊपर क्या वो माता नहीं ना, इसलिए मैंने लिखा नहीं फिर वहां पर पूरा रीपर्चेज टी वो, ठीक है। तो बेटा रीपर्चेज स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, ये इसने क्या करा, इसका एडिशनल खर्चा कर दिया। बोल बच्चों डन। देखो आप नेक्स्ट आपको इसमें गिवन है रिकॉर्डिंग नंबर 3। बेटा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे सारा एक्सपेंस ने कर दिया, अब बताओ एक्सपेंस करने के बाद क्या करेगा बताओ, ये इसको बेचेगा। देखो रीपर्चेज स्टॉक सोल्ड बाय द हायर वेंडर। बेटा हायर वेंडर इसको क्या करेगा बताइए, सोल्ड आउट करेगा। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग हम लोग करेंगे यहाँ पे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रीपर्चेज स्टॉक अकाउंट। बेटा ये रिकॉर्डिंग होगी किससे बताइएगा, सेलिंग प्राइस, जितने रुपए में हमने इसको बेचा है। सेल्स सेलिंग प्राइस वहां पे गिवन होगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा बेटा इसके अंदर फोर्थ नंबर पॉइंट। बेटा फोर्थ नंबर पॉइंट में क्या एंट्री हो सकती है बताओ, वेंडर क्या रिकॉर्डिंग करेगा, जो भी रीपर्चेज स्टॉक जो आपने सोल्ड आउट किया, बात कर रहे हैं, इससे आपको क्या हो सकता है, प्रॉफिट या फिर क्या हो सकता है, लॉस। बेटा प्रॉफिट अगर होगा तो रिकॉर्डिंग लिखो इसके अंदर, रीपर्चेज स्टॉक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट ऑन सेल। और अगर यहाँ पे लॉस होगा तो इसकी रिवर्स एंट्री अपने को करनी है, लिखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रीपर्चेज स्टॉक अकाउंट। तो बेटा जो अकाउंट हमने ओपन किया था उसका पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट है, और ये अकाउंट भी क्या होगा, अपने आप क्लोज हो जाएगा। बेटा ध्यान रखें, तो वेंडर ने जो अकाउंट यहाँ पे ओपन किया था रीपर्चेज स्टॉक का, वो अकाउंट आपका ओपन होगा डेट ऑफ रीपर्चेशन ऑफ गुड्स के ऊपर। एडिशनल एक्सपेंसेस करता है तो हम एक्सपेंसेस की एंट्री कर देंगे। बेटा क्लियर है? फिफ्थ नंबर रिकॉर्डिंग्स।
बस बेटा ये एंट्री करना सीखना अपने को। और मुझे लगता है कि ये एंट्रीज जो है वर्ड्स यहाँ पे अलग है, बात क्लियर है, बाकी यहाँ पे रिकॉर्डिंग बहुत सिंपल है, बात क्लियर है। सुनो आप फटाफट से रिवाइज कर लेते तो फटाफट से देखो। हायर परचेज की बुक्स में क्या करना बेटा अपने को, हायर परचेज की बुक्स में अपने को रिकॉर्डिंग करनी है। पहली एंट्री तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बात क्लियर है। पहली एंट्री क्या होगी बताओ, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, खरीदने की रिवर्स एंट्री करनी है, कैंसिलेशन एंट्री डालनी है बस आपको। कौन सी वैल्यू से डालनी है बताओ, वो एग्रीड वैल्यू। वो एग्रीड वैल्यू में सिखाऊंगा, क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। और अगर क्वेश्चन में अगर आपको एग्रीड वैल्यू गिवन नहीं है तो कैसे अपने को क्लोज करना है वही मैं आपको सिखाऊंगा। दूसरी बात ये है, यहाँ पे अपने को एसेट अकाउंट देखना है, बात कर रहे हैं। हाँ बेटा बोल। देखो हायर वेंडर का बैलेंस अगर बचेगा, बात क्लियर है, तो उसको भी अपन क्या करेंगे यहाँ पे P&L अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, ध्यान रखें, ठीक है। सुनिएगा, तो नेक्स्ट अपना यहाँ पे ये है एसेट अकाउंट। जब आप क्लोज करोगे तो बेटा हो सकता है कि एसेट अकाउंट जो है सिमिलर वैल्यू पे क्या हो जाए, बंद हो जाए। अगर एसेट अकाउंट आपका वैसे ही क्लोज हो गया, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, कोई बैलेंस नहीं आ रहा, बात क्लियर है, तो अपन क्या करेंगे, कुछ भी एंट्री नहीं करेंगे, ना प्रॉफिट के ना लॉस की। लेकिन अगर एसेट अकाउंट का बैलेंस अगर इन केस अगर बच गया 1000 का, 2000 का, 500 का, 100 का, 200 का, बात क्लियर है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अपना प्रॉफिट लॉस मान करके, मैं एज ए परचेजर बात कर रहा हूँ, बात क्लियर है, एज ए परचेजर में बात कर रहा हूँ, हम क्या करेंगे, हमारा प्रॉफिट लॉस मान के उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ध्यान रखिएगा, इतना सा काम अपने को करना है। वेंडर की बुक्स में अगर मैं आपको बोलूं तो बेटा वेंडर क्या करेगा बताइए, वेंडर के पास में स्टॉक आएगा तो वेंडर क्या करेगा, याद करने के हिसाब से बता रहा हूं, रीपरचेज का वर्ड लगा देना, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। बेटा स्टॉक अपने पास में आएगा तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपको दे दे कि उसने इस स्टॉक को क्या करा, लेने के बाद इसके ऊपर कुछ खर्चा किया है। बेटा अगर उसने कोई खर्चा किया है, बात क्लियर है, तो खर्चा करने की एंट्री क्या करोगे आप, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। बस समझ आ गया। और वो बच्चों वाली कहानी मत करना है उसमें, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर एक्सपेंस को अपन रीपरचेज स्टॉक पे ट्रांसफर कर, मैंने एक सिंगल एंट्री आपको लिखा दी। उसके बाद वो क्या करेगा जी, स्टॉक पे खर्चा कर दिया, तो क्वेश्चन में आपको क्या बोल सकता है वो, कि वो उसको बेचेगा। अब वो कौन सी प्राइस से बेचेगा भैया, उसकी इच्छा है, वो जिस प्राइस से बेचे उसको, बात क्लियर है, वो प्राइस भी, सेलिंग प्राइस भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। और बच्चों समझ में आ रहा है, तो सेलिंग प्राइस जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, बात क्लियर है, उस प्राइस में उसको क्या करके बेचेगा। बेचने की एंट्री क्या करोगे, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। बेचेगा तो आपको वेंडर की बुक्स में जाकर के बेटा को प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट और लॉस। बेटा प्रॉफिट लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको बहुत अच्छे से आता है अपने। और बच्चों समझ में आया आपको ये, सिंपल सा मैं आपका एग्जाम्पल, मान लो कि उसने क्या करा, उसने स्टॉक को यहाँ पे क्या करा, रीपरचेज किया, मान लो 10,000 के ऊपर। कितना जा रहा है बताइए, 10,000 को उसने रीपोजिशन किया, किसने बताइए, वेंडर ने। क्वेश्चन में गिवन है कि उसने क्या करा, उसको 500 रुपए लगा दिए, तो बताओ अब इस स्टॉक की कॉस्ट कितनी है तुम्हारे पास में, 10,500। क्वेश्चन बोलता है कि इस कॉस्ट को उसने क्या करा, मार्केट में क्या करता है, बेच दिया 11,000 के अंदर। बताओ इसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, मुझे ये बोल सकती है 9,000 बेच दिया, बताओ उसके अंदर क्या हो रहा है, लॉस हो गया, कितने का, 1500 का। तो कॉस्ट कैसे निकालनी है, बड़ा आसान सा तरीका है यार ये, तो रटने वाली बात नहीं, बहुत से समझने वाला पॉइंट ही है। जितनी वैल्यू पे उसने रीपरचेज किया है, जिस एग्रीड वैल्यू पर हमने रीपोजिशन किया है एज ए वेंडर, वो भी तुम्हारी कॉस्ट है ना बॉस। अब उसके बाद आपने क्या करा, कोई एडिशनल खर्चा कर दिया, तो अगर एडिशनल खर्चा करोगे तो क्या करोगे, उसी कॉस्ट में ऐड करोगे, आपकी टोटल कॉस्ट बनेगी। अब उस कॉस्ट को आपने क्या करना, मार्केट में बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस भी क्वेश्चन में गिवन होगी। अब सेलिंग प्राइस तो ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ज्यादा होगी तो प्रॉफिट की रिकॉर्डिंग कर देना, और अगर कम होगी तो लॉस की रिकॉर्डिंग करना। अल्टीमेटली आप ये देखोगे कि जो स्टॉक आपने ओपन किया था, जो अकाउंट आपने ओपन किया था किसका, रीपरचेज अकाउंट का, स्टॉक अकाउंट का, वो अपना आप क्या हो जाएगा बताइए, क्लोज हो जाएगा। क्या ये बात अपने को टफ लगेगा, मुझे बताओ। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सर हम लोग वहां पे यही कर रहे हैं, खर्चों की रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेल्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं। कोई नई बात सीखी क्या अपन ने कुछ, तो इसलिए चैप्टर अपने आप में क्या बताइए, लल्लू है, क्या है ये, लल्लू चैप्टर। बात समझ में, क्वेश्चन निकालिए, बुक दीजिए जरा मेरे को फटाफट। और जब क्वेश्चन सॉल्व करें ये मत बोलना ये 5 साल का है, 3 साल का है। बेटा सी भी 4 से 5 साल में कंप्लीट करनी है, ध्यान रखें। 4 की करनी है तो पढ़ना पड़ेगा पूरा। बेटा पेज नंबर बताना जरा मेरे को जल्दी जल्दी। हायर परचेज 112। भाई ये राइट्स अगेन द प्रिंसिपल डेटर्स। अच्छा ये आगे निकल गया मैं इसमें।
हाँ जी सर, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हाँ जी, पेज नंबर निकालो अब इसमें 123, क्वेश्चन नंबर 19। बेटा मैंने बोला था, बेटा पेज नंबर निकाला 123। साथ में मैंने कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा नोट नहीं लगाया था कि थोड़ी बहुत बातचीत भी कर लेना। उसके बाद मैंने बोला था बेटा क्वेश्चन नंबर 19, उसके साथ में मैंने कोई इंपॉर्टेंट नोट नहीं लगाया था बेटा कि थोड़ी बहुत बातचीत और कर लेना। सुनिए बेटा, कल से मैं पेज का और क्लास सब लेकर के आ जाऊंगा बेटा। इलेक्ट्रिसिटी मैन भी बन जाऊंगा। सुन रहा ध्यान से, फैन कहाँ से ऑन होगा? सुनो सुनो, क्वेश्चन 19 निकालिएगा। क्वेश्चन 19 में क्या गिवन है, सुनो ध्यान से यहाँ पे। बेटा नाम जैसा भी हो, सुनो यहाँ पे ध्यान से। अपन काम की बात करते हैं, सुनिए। नाम वाम को तो छोड़ो आप, वो बेचारा श्री कुमार है या जो भी कुमार है, बात क्लियर है, सुनिए। बेटा कुल मिलाकर के ना 2 कारें परचेज की, सुनिए आप, सुनो आप। अरे भाई इधर ध्यान दीजिए बेटा। नंबर ऑफ 2 कार्स अपने परचेज की यहाँ पे। और बेटा यहाँ पे वेंडर जो दे रखा है, बात क्लियर है, वेंडर का नाम भी दे रखा है, पर्चे का नाम दे रखा है। नाम छोड़ो आप, तो आप आगे बढ़ो बेटा। ये हमने परचेज किया पे, नंबर ऑफ 2 कार्स हमने परचेज किया पे 1 अप्रैल 2012। 1 अप्रैल 2012 को 2 कार हमने परचेज की है। और इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, सुनो, डीपी आपको दे रखा है कि डीपी आपने पे किया बेटा 6 लाख रुपीस। बाकी की इंस्टॉलमेंट्स आपको दे रखी है। पहली इंस्टॉलमेंट है बेटा आपकी 4,20,000। नेक्स्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट है बेटा आपकी 4,90,000। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको दे रखी है थर्ड नंबर 5,50,000। बेटा क्वेश्चन में आपको दे रखा है इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बेटा क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले पहले तो अपन इसको सॉल्व कर ले आराम से ना। क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है सर? सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, सारी खाली यहाँ पे सीपी गिवन है बेटा। सीपी गिवन है तो मैंने आपको सिखाया था बेटा अपने को क्या करना है जी। तो बेटा सबसे पहले तो सीपी फाइंड करो, वर्किंग नोट स्टार्ट करो बनाना अपना। लिखिए सर, वर्किंग नोट नंबर 1। चलो फाइंड करो, सीपी फाइंड करो जल्दी से। टेन परसेंट का रेट मैंने आपको दे रखा, तो मैंने आपको बताया लास्ट अपने को अब चलना, बात क्लियर है। तो सबसे लास्ट वाली जो इंस्टॉलमेंट है उसको एज्यूम कर लेना 110। पूरा
थ्री इंस्टॉलमेंट से जैसे मैंने फॉर्मेट बनाया था ना, वही फॉर्मेट बनाना और उसको एज्यूम करते हुए लास्ट से लेकर के स्टार्टिंग चल रहा है, सीपी आपके पास में आ जाएगा। ऑनलाइन में जो स्टूडेंट्स बेटा सीपी फाइंड आउट करना क्वेश्चन नंबर 19 की, और बेटा मुझे रिप्लाई देना उत्तम, ध्रुव, संयम, कितना आया बेटा? इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, इन द बुक्स ऑफ परचेजर, अपने को अकाउंट बनाने हैं यहाँ पे सीधे, ठीक है। कितना आ रहा है सीपी? 18 लाख रुपीज आएगा। कभी नहीं बनाना कुछ भी, रुक जाओ, मुझे क्वेश्चन समझाना है। सीपी फाइंड आउट कर लिया सबने? ऑनलाइन में बेटा आपका ध्रुव, संयम, उत्तम, बेटा इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट बना के सीपी अपना आएगा बेटा 18 लाख रुपीज। हाँ ध्रुव, उत्तम, शाबाश बेटा। 18 लाख रुपीज अपना कैश प्राइस आएगा, बात क्लियर है? क्योंकि कैश प्राइस निकालना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे रिकॉर्डिंग, सारे अकाउंट्स इससे बनने वाले, ध्यान रखें। अब किसी को भी मुझे बताओ, ऑनेस्टली मुझे बताना, कैश प्राइस हमने निकाल लिया क्या पूरी क्लास में ऑफलाइन में? बेटा मेरी बात सुनो, अभी ये क्वेश्चन चाहे कुछ ही बोले, बात क्लियर है? क्वेश्चन मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, बात क्लियर है? फिर आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तो क्वेश्चन अपने बेस बनाया, तो अपन इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर सारे अकाउंट बनाएंगे, और इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर सारे अकाउंट अपने को बनाना है, ठीक है। अब सुनो, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? इसमें गिवन है कि परचेजर क्या करता है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करता है 25% ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। डेप्रिसिएशन यहाँ पे प्रॉपर्टी पे चार्ज होगा एट द रेट ऑफ 25% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इस क्वेश्चन में आगे गिवन है बेटा, सुनिएगा। ऑन 31st of March 2015 श्री कुमार फेल टू पे द थर्ड इंस्टॉलमेंट। बेटा इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो यहाँ पे परचेजर है उसने थर्ड इंस्टॉलमेंट पे नहीं की है। यहाँ पे दे रखा है अपॉन विच फेयर वैल्यू मोटर प्राइवेट लिमिटेड रीपर्चेस्ड 1 कार। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कितनी कार परचेज की गई है बेटा? 2 कार इन्होंने परचेज की है, 2 कार इन्होंने परचेज की है, बात है। और 1 कार को इन्होंने क्या कर लिया, रीपर्चेज कर लिया। 1 कार को उन्होंने ले लिया है, बाकी 1 कार अभी परचेजर के पास में, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा आपको यहाँ पे गिवन है, श्री कुमार एग्री टू लीव 1 कार विथ फेयर वैल्यू मोटर प्राइवेट लिमिटेड। बेटा श्री कुमार ने एग्री कर दिया कि ठीक है 1 कार आप मेरे पास छोड़ दो और 1 कार आप उठा के ले जाओ, क्योंकि उन्होंने थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया। यहां आपको नेक्स्ट गिवन है, द एडजस्टेड द वैल्यू ऑफ द कार अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। जो भी आपका अमाउंट ड्यू बचेगा, अब मेरी बात सुनो, अमाउंट तो ड्यू बचेगा नहीं बचेगा, प्रैक्टिकली सोच रहे इस चीज को आप लोग। अरे मेरी बात समझ पा रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं? 1 कार को छोड़ दिया और 1 कार को उठा के ले गए, बात कर रहे, तो 1 कार का कुछ तो बैलेंस बचा होगा ना बॉस? अरे नहीं बचा होगा क्या? तो जो अमाउंट ड्यू है, बात कर रहे, उसका आगे क्या ट्रीटमेंट होगा सुनिएगा। यहां क्वेश्चन में अब आपको दे रखा, उसको अंडरलाइन कर लेना अपने अपने मॉडल के अंदर। द कार टेकन ओवर वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ द 40% डेप्रिसिएशन एनुअली ऑन द रिटर्न डाउन बेसिस। बेटा ये तुम्हारी एग्रीड वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं इसको रीपर्चेस्ड वैल्यू। अब बताओ क्वेश्चन के अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन सब बच्चे इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। द कार वाज टेकन ओवर वाज valued on the basis of 40% depreciation annually on the written down basis।
बेटा ये हमारी एग्रीड वैल्यू है। पता है इसका मतलब क्या, समझे आप? सुनना यहाँ पे ध्यान से। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन के हमारे पास है दो रेट्स आई हैं सर। एक तो डेप्रिसिएशन रेट कितने बेटा 25%, एक हमारी डेप्रिसिएशन रेट कितनी आ रही है 40%। सर इसका मीनिंग क्या है पहले ये समझे बेटा अपन। बेटा सुनो, जब तक तुम्हारी इंस्टॉलमेंट सही चल रही है, जब तक हम इंस्टॉलमेंट नहीं जा रहे हैं, क्वेश्चन सही चल रहा है, तो परचेजर यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितने परसेंट से लगा रहा है 25%। अरे इस एसेट के ऊपर इनिशियल लेवल पे डेप्रिसिएशन कितने परसेंट से लग रहा है 25% पे लग रहा है। कौन क्लियर है? हमने तीसरी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया तो वेंडर हमारे पास में आ गया और वेंडर बोल रहा भैया एक कार लेके जाऊंगा, एक कार छोड़ के जाऊंगा, और जो एक कार में लेके जाऊंगा ना उसको मैं मेरी एग्रीड वैल्यू पे लेके जाऊंगा। कौन सी वैल्यू पे? एग्रीड वैल्यू। बताओ आप एग्रीड वैल्यू कितनी देर की है? 40% डेप्रिसिएशन चार्ज करके फिर वो उसको क्या करेगा, कार को उठाएगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो इस कार पे पहले डेप्रिसिएशन लग चुका, बताओ कितना परसेंट। लेकिन वेंडर इस कार को क्या करेगा, एग्रीड कितने परसेंट डेप्रिसिएशन लगा के 40% डेप्रिसिएशन लगा के लेके जाएगा। इसको हम बोलते हैं एग्रीड वैल्यू। कौन सी वैल्यू बताइए? ठीक है बेटा, इसका वर्किंग नोट अपने को बनाना पड़ेगा। तुम्हें मेरी बात समझ में आई क्या? कुछ समझने वाली इसमें कोई बात भी नहीं, सिंपल सी बात है। अरे डेप्रिसिएशन पहले कितना परसेंट लगा था, वो वेंडर क्या बोल रहा है, मैं तो 40 में लेके जाऊंगा। अरे कौन समझ में आ रहा है? अब भैया तुम वहां आर्ग्यू करने में मत बैठना कि साहब हम तो उसको 25 पे ही देंगे, वो क्वेश्चन वाला बोल रहा है भैया मैं 40 पे उठाऊंगा। कौन कर रहा है? वेंडर क्यों करेगा? लॉस तो उसको होगा, परचेजर को लॉस होगा। अरे वैल्यू कम करके लेके जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एडिशनल एक्सपेंसेस करके अपनी कॉस्ट को बढ़ा देगा, बेच देगा वो मार्केट में। बात क्लियर है? और जब अपन गुड्स को रीपर्चेस करते हैं ना बेटा, तो जरूरी तो ना कि अपने को प्रॉफिट होगा तो ही अपन रीपर्चेस करेंगे, लॉस भी हो सकता है। बात समझ में आ गया? तो 40% पे क्या करेगा वो, डेप्रिशिएट करके क्या करेगा, प्रॉपर्टी को लेके जाएगा। बेटा ये जो 40% डेप्रिशिएशन चार्ज करके जो हम वैल्यू लेकर के आएंगे ना, उसको हम बोलते हैं एग्रीड वैल्यू। कौन सी वैल्यू? जो क्वेश्चन में गिवन है। सुनो और मुझे बताना आप, अगर इस क्वेश्चन में आपको ऐसा बोलता 40% वाली लाइन अगर आपको नहीं देता, 40% वाली लाइन वो अगर आपको नहीं देता, नहीं बोलता, तो बताओ फिर इसको हम लोग कौन सी वैल्यू पे, कौन सी वैल्यू पे बताओ इसको हम लोग रीपर्चेस करते हैं? 25% के हिसाब से जो वैल्यू आ रही है उसी को हम क्या करते हैं, रीपर्चेस करते हैं। कौन समझ में आया? लेकिन आपको सारे क्वेश्चन में ये मिलने वाला है एग्रीड वैल्यू, कि भैया वेंडर जो है अपनी एग्रीड वैल्यू बताएगा क्वेश्चन के अंदर, और उसी एग्रीड वैल्यू पे क्या होगा, गुड्स का रीपोजीशन होगा। बोलो बच्चों डन। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या क्या मैंने सुनिएगा। The balance amount remaining in the vendor account after the above adjustment was paid by the Shri Kumar after the 3 months with interest 20% per annum. ये सारा रीपोजीशन होने के बाद, सारा कंप्लीट रीपोजीशन होने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा वेंडर अकाउंट का, कौन से अकाउंट का भैया, बैलेंस तो बचेगा। कैसे बचेगा बैलेंस बताओ? दो कार थी यार, एक ही तो कार लेके गया है, नहीं लेके गया क्या, और एक कहां छोड़ के गया है, तो बैलेंस तो बचेगा। तो वो बैलेंस अपने को कब पे करना बेटा, वेंडर को 3 महीने के बाद, वो भी कितना परसेंट ब्याज पे, 20% ब्याज ऐड करके। बहुत आसान सी बातें हैं, ध्यान रखो आप। अब मुझे बताओ सीपी फाइन कर लिया सबने? कितना आ रहा है बताओ? मैं आपको पहले अकाउंट बनाना सिखाऊंगा इन द बुक्स ऑफ द हायर परचेजर। बताओ उसकी एग्रीड वैल्यू कितने पे कैलकुलेट करनी है, कितना परसेंट? अगर 40 की जगह 50% तो फिर क्या करते? 60 देता तो क्या करते? नहीं देता तो क्या करते? 25 पे अपन उसको प्रॉफिट कराते। प्रॉफिट का मतलब रीपर्चेस कराते। पता है इस क्वेश्चन में क्या कमी है? बोलो क्या कमी है, तुम बताओ। कार को बेच नहीं रही है, इसने एडिशनल खर्चा, लेकिन इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे वहां पे बिकवाएंगे भी और एडिशनल खर्चा भी करेंगे। ठीक है सर? लिखो जी, इन द बुक्स ऑफ द हायर परचेजर, हेडिंग बनाओ उसका फटाफट। बस अब तुम्हारा पहले तो जो है बातें, इसको बना तो लिया तुम लोगों ने, बाद में बनेंगे, बाद में अकाउंट्स। हाँ जी सर, लिखिए इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर।
बेटा हायर परचेज की बुक्स में सबसे पहले अपने को यहाँ पे मेंटेन करना है अपना एसेट अकाउंट। कार परचेज की बेटा अपन ने, आ जाओ आ जाओ। पहले एसेट अकाउंट बनाते अपन, ठीक है ना, स्क्रॉल ज्यादा करना पड़ेगा। सुनिएगा, सीपी फाइंड आउट कर लिया था अपन ने। चलो भैया स्टार्टिंग में अब मुझे बताओ, ये कार अपन ने दोनों कार कब परचेज की थी बेटा? 1/4/2012 को। बेटा 31 मार्च 2015 को रिपोजिशन हो रहा है, बात क्लियर है? तो 12 और 13 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है? 13 14 में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, 14 15 तक भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि 3 साल तक एसेट अकाउंट बड़े आराम से बनाओ आप, ठीक है सर। और साथ में कौन सा अकाउंट बनेगा? वेंडर। तो वेंडर अकाउंट बाद में बोलेंगे, पहले एसेट अकाउंट रेडी कर लेते हैं। आइए 1 अप्रैल 2012 क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे? टू हायर वेंडर। टू हायर वेंडर बेटा 18 लाख आपने कैलकुलेट किया ना, 18 लाख रुपीज जाना का, 2 कारों का प्राइस है ना, तो एक का 9 लाख रुपीज हो जाएगा। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर डन। समझे नहीं कैसे? ये गिवन ही ना, 2 कार का, एक ही तो लोन लिया अपन ने, 18 लाख हो गया बस। सर इसको आपने स्टार्टिंग से कर सकते हो, लेकिन यार एक्चुअली बताओ, ये क्वेश्चन का डेफिनेशन इतने लेंदी नहीं है, अभी खत्म हो जाएगा 3 महीने में, मतलब 3 साल के बाद। ये ले सकते हैं अपन इसको अलग अलग, बात क्लियर है। लेकिन बाद में क्या है, एक का डिवाइड करके बाद में निकाल लेंगे अपन, है ना। तो हायर वेंडर में कितना देगा बेटा अपने को? 18 लाख रुपीस। बेटा मुझे बताओ पहले साल क्या करना बेटा, इसमें बताओ डेफिशिएंट चार्ज करेंगे। लिखिए 31 मार्च 2013 बाय डेप्रिसिएशन 18 लाख का बेटा कितना परसेंट आएगा? कितना आ गया ये? 4,50,000। बैलेंस लो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 13,50,000। टोटल करना मत भूलना, ठीक है? 18 लाख रुपीस। पहले साल किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो आप। नेक्स्ट आइएगा 1 अप्रैल 2013, यहां लिखोगे बेटा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,50,000। बेटा 31 मार्च 2014 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना रहा बेटा? 33। वन 1012 13,50,000। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है बेटा? चलिए 3rd ईयर अपना आ गया यहाँ पे। शुरू करें। देखो 1 अप्रैल 2014 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,12,500। कैलकुलेटर दे देना जरा मेरे को यार। कल भी लेकर के आया था बिल्कुल। एक दे देना बेटा, पास कराना कैलकुलेटर। 10,12,500। सुनो
अब मेरी बात सुनो, ये थर्ड ईयर है, बात क्लियर है, सुनो अभी तक ध्यान से। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाना अपने को, ठीक है, कि अपने को एग्रीड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एग्रीड वैल्यू के लिए अपने को वर्किंग नोट बनाना है यहाँ पे। और ये अकाउंट बंद होने वाला है बहुत जल्दी, अब सुनिएगा बेटा। 1 अप्रैल 2014, 1 अप्रैल 2014, ये बताओ इसने यहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट कौन से साल की नहीं दी है? थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट इसने आपको कब नहीं दी है बताइए? थर्ड ईयर के एंड में। थर्ड ईयर के एंड में, यानी कि बेटा क्या करेंगे, थर्ड ईयर का एंड का डेप्रिसिएशन तो लगेगा। 31 मार्च 2015 को सर डेप्रिसिएशन तो लगेगा। बाय डेप्रिसिएशन तो चार्ज हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी पूरे साल यूज हुई है। 10,12,500 का 25%। 253125। बोलो बेटा, क्लियर हो गया? बस यहाँ पे आगे थम जाना, जब बोलूं उसके बाद ही नोट करना। लग गया डेप्रिसिएशन 125%? बेटा अब वो वेंडर आ चुका है, वेंडर आ चुका है। क्लास के अंदर बात क्लियर, क्या बोल रहा है वो वेंडर आपको? कि भैया एक कार में लेके जाऊंगा अपन। हाँ चलो शिफ्ट नहीं देता हूँ। तो अपन क्या बोलेंगे, ठीक है भैया एक कार ले जाओ, है ना, समझने उसको प्रैक्टिकली भी आया समझ में। तो अपन उसको बोलेंगे भैया एक कार तो लेके तो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हमें, ये बता कि तू कितने एग्रीड वैल्यू पे लेके जाएगा। वो क्या बोल रहा है बताओ क्वेश्चन में, कि मैं 40% डेप्रिसिएशन लगा के लेके जाऊंगा। यानी 40% डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो एग्रीड वैल्यू आएगी ना, उस पर मैं रीपरचेज करूंगा। बच्चों बात समझ में आ रही है आपको? 40% की जो वैल्यू है, बात क्लियर है, उसको रीपरचेज करने के बाद जो वैल्यू आएगी, बात क्लियर, 40% डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो रीपरचेज जो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू पे वो क्या करेगा, उसको लेके जाएगा। तो 40% का डेप्रिसिएशन माइनस करके हमारे पास में रीपरचेज वैल्यू आएगी कितनी? उसके लिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा जी, उसके लिए अपने को यहाँ पे वर्किंग नोट तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं अभी आओ। शुरू करो बेटा, सुनिएगा। लिखो इसके अंदर आप लोग वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेट रीपरचेज्ड वैल्यू, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे एग्रीड वैल्यू। रवि इधर ध्यान दे बेटा। 1 कार एट द रेट ऑफ 40% डेप्रिसिएशन, एट द रेट ऑफ 40% डेप्रिसिएशन। 40% डेप्रिसिएशन चार्ज करके हम लोग क्या करेंगे, इसकी एग्रीड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सिर्फ एक कार की। शुरू करें अपन यहाँ पे बेटा। 40% डेप्रिसिएशन जो है ना, आप अपने खुद की सूझबूझ के हिसाब से बताओ कि 40% डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करना है? पहले साल से चार्ज करना है, तभी तो एग्रीड वैल्यू आएगी। बेटा समझ में आ गया? और केवल एक कार का चार्ज करना बेटा ना, सिर्फ 1 कार का कैलकुलेट करना है। बेटा 1 कार को आपने कब परचेज किया था, पूरा वर्किंग नोट आपको यहाँ पे वापस बनाना पड़ेगा, वो लिखिएगा मेरे साथ साथ। सर 31 मार्च 2012 को सर इसका फर्स्ट डेप्रिसिएशन लगेगा। फर्स्ट डेप्रिसिएशन, ठीक है, वो कैसे लगेगा आपको अच्छे से बताया कि सर इसकी यहाँ पे जो ओरिजिनल कॉस्ट है बेटा वो 9 लाख रुपए है। 31 मार्च 2012 को इस पे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे 9 लाख का 40%। अच्छा ठीक है, हाँ 13। तो बेटा डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमारे पास है जो उसकी वैल्यू बचेगी बेटा, वो 1 अप्रैल 2013 को बचेगी यहाँ पे कितना बेटा? 5,40,000। और इस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च 2014 का डेप्रिसिएशन 2,14,16
2,16,000। 1 अप्रैल 2014 को जो यहाँ पे वैल्यू अपने पास में आएगी बेटा 5,40,000 माइनस 2,16,000 बेटा आएगा 3,24,000। बेटा जी नेक्स्ट आपका आ जाएगा इसमें 31 मार्च 2015 का हमें डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है 3,24,000 का 40%, 129,600। बेटा इसको माइनस करोगे तो 31 मार्च 2015 16 हाँ 15 इसी 194,400। बेटा ये हमने क्या फाइंड आउट किया बताइए, यहाँ पे इसकी एग्रीड वैल्यू फाइंड आउट की है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे रीपजेस्ड वैल्यू। इस वैल्यू पर हमें क्या करना है बेटा जी, रीपोजीशन करवाना है। बोलो बॉस क्लियर? ये समझ में आ गया आप लोगों को कैसे फाइंड आउट? बेटा 1,94,400 से रिकॉर्डिंग बनाएगा कौन बताइए? परचेजर। मैं धीरे धीरे इसलिए रहा हूँ बात क्लियर, आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ जाए। बोलो समझ में आया आप लोगों को? बताओ पहले 3 साल में डेप्रिसिएशन कितने परसेंट कैलकुलेट किया? रीपोजीशन जब आप करोगे तो एग्रीड वैल्यू से करना है। एग्रीड वैल्यू में 40% कैलकुलेट किया। आपने देखा कि आज जो एग्रीड वैल्यू आ रही है ना वो कितनी आ रही है? 194,400। इसी वैल्यू पे वो क्या करेगा बताओ? रीपोजेस करेगा। और इसी वैल्यू पे बेटा अपने को रिकॉर्डिंग करनी है। ध्यान रखिए क्या करनी बताओ अपने को? रिकॉर्डिंग करनी है। बोलो बच्चों डन। अब बताओ उसकी रिकॉर्डिंग क्या करेगा? हायर परचेज क्या एंट्री करेगा? एंट्री रिवाइज कर लो एक बार। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट, और ये लिखा है मैंने आपको रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेज का रिकॉर्डिंग करेगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट। यहाँ पे आप अभी हाल फिलहाल जो है ना रिकॉर्डिंग में लिख लो। अब इसमें रिकॉर्डिंग ये करेगा बेटा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट 31 मार्च 2015 को 1,94,400। बेटा मेरा काम आपको थोड़ा समझाने का है, आप इसको सीख लो फिर आप एग्जाम में मत करना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ लिख लो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट। ये रिकॉर्डिंग अपने को करनी बेटा 194,400 से, ठीक है। अब ये एंट्री बेटा कहाँ जाएगी बताइए? अपने एसेट अकाउंट में जाएगी। इसको वर्किंग नोट से उठा करके अब आप ले आओ एसेट अकाउंट में। सेम डेट पे रिकॉर्डिंग लिखना बेटा 31 मार्च 2015। क्या लिखोगे बेटा? बाय हायर वेंडर 194,400। यहां पे आकर के अब थोड़ा सा थम जाओ और मुझे तुम ये बताओ ऑनलाइन ऑफलाइन कि क्या 194,400 पे अपने को रीपरचेस करना आया कि नहीं आया? पहले इसका रिप्लाई दो तो फिर अपन आगे चलें। अब बताओ टफ लगा क्या? बेटा खेल खेल में हो जाएगा, ध्यान रखें आप। मतलब खेल खेल में हो जाएगा क्वेश्चन। और सही बताओ इस क्वेश्चन की लेंथ जो है ना, अगर मैं करने बैठू ना बात क्लियर 10 मिनट के अंदर इसको कर दूं मैं कहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं 10 मिनट में करूं बात क्लियर, तुम लोग इसको 7 से 8 मिनट में कर दो और आप बोलोगे सर हमने आपसे पहले ही सॉल्व कर दी है। इतना ही लेंथ है इस क्वेश्चन का और कुछ भी नहीं है मुझसे। और यही क्वेश्चन एग्जाम आते हैं 8 और 10 नंबर के, और आगे सारे क्वेश्चन ऐसे दिखने वाले तुमको। इससे ज्यादा क्वेश्चन क्या आएगा? बस सेल करेगा, एडिशनल खर्चा करेगा, 2 एंट्री और पास करनी इन द बुक्स ऑफ द वेंडर। ये अपन ने क्या कर लिया? यहाँ पे इसको रीपरचेस कर लिया। रीपरचेस करने के बाद बेटा दोनों कार को उसको रीपरचेस नहीं करा, एक कार वहां पे रह गई है और एक कार को रीपरचेस करा। बोलो बच्चों डन? यस सर। सुनो जिस कार को हमने रीपरचेस किया है 194,400 पर बेटा उसका एसेट अकाउंट अपने को बंद करना है, और एक कार का बैलेंस यहां रह जाएगा। क्या मैं बात सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? 2 कार का बैलेंस इसके अंदर है, एक कार वो उठा के लेके जा रहा है, तो एक कार तो अकाउंट में ही है। बेटा मेरी बात समझ में आ गया? 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आते तो 2 मिनट ले लो आप, 2 मिनट से ज्यादा काम नहीं है। मुझे बताओ जो कार वो रीपरचेस करके लेके गया है ना, अरे नहीं लेके गया क्या? उस पे परचेजर को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ?
चलो लॉस हुआ, कितने रुपए का लॉस हुआ ये फाइंड करो, कितना हुआ? बड़े गजब हो रहे हो तुम तो, क्या बात है। हाँ बेटा, कितने का लॉस आ रहा है? ऑनलाइन में बच्चों जरा मुझे बताना, रीपोजीशन पे बेटा कितना लॉस आ रहा है परचेजर को? कितना आ रहा है? हाँ हाँ वही आ रहा है, तुमने कैलकुलेट किया है 185,288। अब पूरी क्लास का आ गया क्या? हाँ सुनो सुनो ध्यान दो, लॉस आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है 31st ऑफ मार्च 2015 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा यहाँ पे लॉस कैसे है सुनो, अभी तो मैं समझाता हूँ आपको लॉस कैसे आया, सुनो बेटा। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है ना, ओपनिंग बैलेंस गिवन अपने को 30 साल के अंदर। ये बेटा कितनी कार का बताइए? तो देखो मैं 10,12,500, फिर मैं वर्किंग नोट आपको उसको बना के देता हूँ प्रॉपर। इसमें मैंने 2 का डिवाइड किया तो एक कार का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, या उसको छोड़ो, सुनो इसका भी शॉर्टकट और बताता हूँ रुको। हाँ पहले वही कर लेते हैं, सुनो बेटा मेरी बात सुनो, अब जो समझना चाह रहा हूँ समझा दो, सुनो आपने कर ली अच्छी बात है बेटा। ये दोनों कार का ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है, ये दोनों कार का क्या दे रखा है आपको? डेप्रिसिएशन दे रखा है, बात क्लियर है? 10,12,500 में से हम लोग यहाँ पे इस साल का डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं 253,125। तो यहाँ पे हमारे पास में रहेगा 10,12,500 माइनस करोगे 253,125, बेटा ये आएगा 7,59,375 रुपीज का बैलेंस आएगा। ये 2 कारों का बैलेंस है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 का डिवाइड करता हूँ बेटा, एक कार का बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाई, तो बेटा अपना आ जाएगा ये 379,688 कर लीजिएगा बेटा। ये वैल्यू बचती है यहाँ पे आफ्टर डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले इसकी वैल्यू, यानी कि परचेजर के पास में जो एसेट है, परचेजर के पास में जो एसेट है बेटा, कितनी की एसेट बताओ? 379,688 की एसेट है। अब मैं आपको ऐसा बोल सकता हूं, सुनना ध्यान से आप, अभी आपको एक बार वो और क्लियर हो जाएगा, और इसका मैं सिंपल सा ट्रिक आपको बताता हूं बेटा। मेरे पास में जो एसेट बची है ना, उसकी कॉस्ट कितनी बताओ? 379,688, और इस कॉस्ट की एसेट को वेंडर बताओ कितने रुपए पे लेके जा रहा है? 194,400 पे लेके जा रहा है। अपन ऐसा बोल सकते हैं ना समझने के लिए कि सर मेरे पास में जो एक कार की जो वैल्यू बची है आफ्टर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन, वो कितनी बची है सर? 3,79,688 रुपीज की वैल्यू बची है, और वेंडर इसी कार को उठा के लेके जा रहा है कितने रुपए बताइए? 194,400। यानी कि जो प्रॉपर्टी आपके पास में है 379,688 की, आप उसको ऐसा बोल सकते हो कि मैंने उसको बेच दिया है कितने में? 194,400। तो कंफर्म अपने को क्या हो रहा है बेटा? उसमें लॉस आ रहा है, ठीक है। तो लॉस हम लोग कैसे फाइंड आउट, समझ में आया लॉस कैसे निकाला? अरे क्लियर है सबको? सर 379,688 माइनस 194,400, ये आ जाएगा बेटा अपना लॉस 185288। आप इसको कर दीजिएगा बेटा। ये रीपोजीशन अपना हो चुका है, ध्यान रखिए। तो 3,79,688 में से माइनस करेंगे 194,400, तो अपने पास लॉस आ जाएगा परचेजर के यहाँ पे 185,288। बेटा बाकी जो बैलेंस आएगा लिख दो, उसका बैलेंस आप लोग 370,967
31 मार्च 2015 को बेटा बैलेंस हमारे पास में रहेगा, सुनिएगा। बैलेंस आपके पास में आ रहा होगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, चेक कर लेना बेटा एक बार। 379,688 यही आ रहा है क्या? 687, ठीक है। बताओ ये जो लास्ट का जो बैलेंस बचा है बेटा, ये लास्ट का बैलेंस बताओ कौन सी मोटर कार का बचा है? ये सेकंड का बचा है, यानी कि किसी एक का बचा है। और आगे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता रहेगा। 3 साल का पूछ रहा है यार, आगे उसमें डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन आ गया ना, आगे लेके जाना नहीं ना क्वेश्चन। 3 साल तक का क्वेश्चन पूछा हमने, तब में आ गया वाला। हाँ बेटा, हाँ अभी बना, क्या एज्यूम कर लिया? सबको से दे रहेगा क्वेश्चन में। ऑनलाइन में बेटा जो भी स्टूडेंट्स सबको क्लियर हो गया कैसे अपन लॉस यहाँ पे कैलकुलेट किया है? इसका वर्किंग नोट में बना के दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए वर्किंग नोट नंबर 2 लिखो बेटा फटाफट से। कैलकुलेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस on repossession of goods। बेटा repossession गुड्स का अपने को क्या करना है? प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके बताना है आपके 1 कार का। पहली वाली कार पे क्या करना है अपने को? यहाँ पे गुड्स का रिपोजिशन करके बताना है, ठीक है। उसका प्रॉफिट और लॉस अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। प्रॉफिट और लॉस अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, इसका वर्किंग नोट लिखो आप इसमें, और ये प्रॉपर वर्किंग नोट वहां बना करके आना है। लिखो ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2014। बेटा एसेट का अपने को क्या लिखना है बताइए? ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे शो करना है। और ओपनिंग बैलेंस अपना था यहाँ पर 10,12,500 लास्ट का, 10,12,500 रुपीज। इसमें से माइनस करोगे एनुअल डेप्रिसिएशन, बोलो कर रहे हैं अभी, रुको जरा। करंट ईयर डेप्रिसिएशन बेटा, करंट ईयर डेप्रिसिएशन अपन कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 253,125, 253,125, 759,375। लिखो इसमें अब आप बुक वैल्यू ऑफ 1 कार 7,59,375 डिवाइडेड बाय 2, 379688। समझ में आ गया? बुक वैल्यू का मतलब बेटा एग्रीड वैल्यू बुक वैल्यू दोनों अलग अलग होती है, ध्यान रखो। एग्रीड वैल्यू का मतलब उसकी मार्केट वैल्यू जो 40% के बाद आई है, और बुक वैल्यू का मतलब जो ऑलरेडी एसेट में गिवन है। लिखो आप प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, इसका फॉर्मूला नोट करो। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन repossession of goods is equal to profit ऑब्लिक लॉस on repossession of goods is equal to agreed value minus book value। agreed value बेटा अपने फाइंड आउट की थी 194,400 और ये आएगा 379,688। बेटा अगर नेगेटिव आ रहा है तो लॉस को इंडिकेट करेगा, ध्यान रखें आप।
185,288 रुपीज का लॉस आ रहा है बेटा, ये जिसको अपन ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं बुक्स और अकाउंट्स में। उत्तम, ध्रुव, संयम, बेटा समझ में आ गया आपको? ये एग्रीड वैल्यू क्लियर होगी, बुक वैल्यू आपको फाइंड आउट कर ली होगी, और अपने लॉस कैलकुलेट कर लिया, और एसेट अकाउंट को अपने यहाँ हाल फिलहाल क्या करते बताओ, यहाँ पे बैलेंस निकाल के छोड़ दिया, ठीक है, 3 साल के बाद। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। हाँ सर, ये जो लॉस हो रहा है ये ना बैलेंस शीट जाएगा नहीं, वैसे तो मतलब ये एक तरीके से अकाउंटिंग लॉस हो गया, मगर ये एसेट अकाउंट क्लोज कर दिया, और इसको फिर प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे, लॉस में चलेगा, ऑब्वियसली जाएगा ये। मगर ये वैसे तो कोई लॉस है नहीं, बैंक शीट लॉस क्यों नहीं, बिल्कुल एसेट अकाउंट का तो लॉस निकले ही ना, क्यों नहीं निकला? आज आप मानो वेंडर आपका जो गुड्स लेके गया है, तो इसका मतलब क्या, वेंडर को अपन ने बेचा है भाई, उसको उठाना तो अपन क्या बोलेंगे, अपन ने बेच ही दिया, ये तो बोलेंगे अपन इसको। पहले मुझे बताओ, एसेट अकाउंट सबको बनाना आ गया भैया? और ये जो बैलेंस अपन ने छोड़ा ना, बात क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन 3 साल का पूछा है, इसलिए 3 साल का करके अपन ने इसको बंद कर दिया, आगे आप चौथे साल का मत बनाना, बात क्लियर है? नेक्स्ट आप अकाउंट बनाओ, उसमें फटाफट से लिखिएगा, इन द बुक्स ऑफ द हायर परचेजर अकाउंट बनेगा हायर वेंडर अकाउंट, लिखिएगा फटाफट। अब हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने वाले हैं सर, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, हायर परचेज बुक्स में बना रहे हैं हायर वेंडर अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ, मैंने क्या बोला? अच्छा ध्यान नहीं रहा बेटा, अभी चाय पीते बेटा, रुको अभी, उसके बाद से सुन रहे हैं। चलो हायर वेंडर अकाउंट बनाओ फटाफट से, और 3 साल का जो है ना, 3 साल का इसका अकाउंट बनाओ फटाफट से, जितने इंस्टॉलमेंट तो पे कर पा रहे हो उतने इंस्टॉलमेंट देते जाओ। एग्जाम में क्या बेटा, मैंने तो नहीं करी हुई एग्जाम में, गाना बजेंगे वहाँ। मुदित बेटा, रवि बेटा, उसको अकाउंट बना लो हायर वेंडर का, 3 साल 8 मार्क्स 10 मार्क्स। सुनो, हायर वेंडर अकाउंट अपने को बनाना फर्स्ट ईयर बेटा, फर्स्ट ईयर में आप यहाँ पे लिखोगे 1 अप्रैल 2012। चलो मैं बनवाता हूँ, देखो इधर लिखो इसमें मेरे साथ साथ, बाय एसेट्स कितना आता बेटा, 18 लाख था ना ये, 18 लाख। सेम डेट पे क्या करोगे, 1 अप्रैल 2012 बेटा, डीपी का पेमेंट क्या होगा आप लोगों ने, यहाँ लिखेंगे हम लोग डाउन पेमेंट। सर डाउन पेमेंट का हमने पेमेंट कर दिया, ठीक है, 6 लाख रुपीज डीपी अपन ने दे दिया बेटा। बेटा 31 मार्च 2013 को आप क्या लिखोगे, बाय इंटरेस्ट। बेटा जरा पहले साल का इंटरेस्ट बताना, इंटरेस्ट 3 लाख है, 1,20,000, ठीक है, 1,20,000, ठीक है ठीक है, उसको खींचो, मैं बात को खींचो, मैं तो ध्यान दो। 31 मार्च 2013 क्या लिखोगे, टू बैंक, आपने अपने यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया है 4,20,000। सेम डेट पे क्या करना बेटा, यहाँ पे बैलेंस अपने को लेना है, पे बैलेंस कैरी डाउन, ये आएगा आपको टोटल 19,20,000 आएगा, और 19,20,000 से माइनस करना बेटा 9 लाख रुपए का बैलेंस आ गया।
यहां लिखो 1 अप्रैल 2013 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 9 लाख रुपए। 1 अप्रैल 2013 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 9 लाख रुपीस। 31 ऑफ मार्च 2014 पर लिखोगे बाय इंटरेस्ट 90,000 रुपीज इंटरेस्ट है अपना। 31 ऑफ मार्च 2014 को हम लोगों ने सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर दी है। सेकंड इंस्टॉलमेंट को हमने पे कर दिया है। सेकंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना? 4,90,000। यहां लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 5 लाख रुपीज। बेटा 9,90,000 रुपीज यहाँ पे टोटल आ जाएगा। थर्ड ईयर है बेटा यहाँ पे 1 अप्रैल 2014 यहां लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख रुपीज। बेटा 31 ऑफ मार्च 2015। अब एक मिनट रुक जाओ बस तुम यहाँ पे, उसके बाद नोट करने आता है। सबने नोट कर लिया? यहाँ तो क्वेश्चन वैसे चल रहा कॉमन जैसा हम चला रहे थे। बात क्लियर है? बेटा 31 मार्च 2015 सुनना यहाँ पे ध्यान से। अब पहले बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है? बेटा इंस्टॉलमेंट पे आप क्या करोगे? इंटरेस्ट ड्यू करोगे ना? इंटरेस्ट आपने ड्यू किया। बेटा कितना आ रहा है? अब बाद में नोट कर लेना, बस एक मिनट रुक जाओ यहाँ पे सुनो। बेटा इंटरेस्ट अपने ड्यू कर दिया, बट यहाँ पे क्या हुआ? हमारी तीसरी इंस्टॉलमेंट का हमने पेमेंट नहीं किया। 3 है ना इंस्टॉलमेंट अपनी। थर्ड इंस्टॉलमेंट का हमने पेमेंट नहीं करा। बेटा थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करा तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है और हमने कैलकुलेट भी कर लिया बड़े आराम से कि सर वेंडर ने क्या करा, वो गुड्स जो है रीपर्चेस कर लिया और रीपर्चेशन की एग्रीड वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। बेटा बताओ कितने रुपए पर उसने गुड्स को रीपर्चेस किया बेटा? और जब उसने गुड्स को यहाँ पे रीपर्चेस किया था, गुड्स को जब आपने यहाँ पे रीपर्चेस किया था तो बेटा आपने क्या रिकॉर्डिंग करी थी बताइए? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट, ये रिकॉर्ड करा था नहीं करा था? तो बेटा ये एंट्री जो है ना एसेट अकाउंट को भी इफेक्ट कर रही थी और ये एंट्री हायर वेंडर अकाउंट को भी इफेक्ट करेगी। ये बात आपको समझ में आई नहीं आई? तो 194,400 पे हम लोग उसको क्या करेंगे बताइए? इसको रीपर्चेस करवाएंगे। लिखोगे यहाँ पे 31 ऑफ मार्च 2015 क्या लिखोगे बेटा? टू एसेट 194,400 हो गया रीपोजिशन? हो गया ना रीपोजिशन? बेटा अब जो बैलेंस यहाँ पे बचा है 31 ऑफ मार्च 2015 का जो बैलेंस यहाँ पे बचा है लिखो टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आ रहा है? 355। ये बैलेंस अपने पास से बचा है। लास्ट काम और करना है बेटा। ये जो बैलेंस बचा ना ये बैलेंस उसको देना बाकी है। अरे बोला है ना यार उसने कि जो भी बचा कुचा बैलेंस होगा यार तो एक काम करना, उस एक कार में एडजस्ट कर लेना। को क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं तुमको पढ़ के बताता हूँ। द कार टेकन ओवर वाज, हाँ इसमें गिवन है आपको, देखिए एडजस्टमेंट सॉरी एडजस्टेड द वैल्यू ऑफ द कार अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। जो एक कार उसके पास से बची है, बात कर रहे हैं उस एक कार का और टोटल हमारी जो इंस्टॉलमेंट है, आप तो सब छोड़ो, आपको बताओ टोटल आपको उसको पैसा कितना देना बचा? बताओ बच्चों, अब आपको उसको बचा कुचा पैसा कितना देना बताइए? 355,600 का पैसा देना है ना? उस पैसे के लिए उसने लास्ट सेंटेंस क्या बोला उसको पढ़ो आप। वो बोल रहा है द बैलेंस अमाउंट रिमेनिंग इन द वेंडर अकाउंट, the balance amount remaining in the vendor account after the above adjustment was paid by the Shri Kumar after 3 months with the interest at the rate of 20% per annum। ये जो बचा हुआ बैलेंस है 3,55,600 का, ये पैसा हमें अगले 3 महीने के अंदर क्या करना है? 3 महीने के बाद देना है। कितना % इंटरेस्ट ऐड करके बेटा? 20% इंटरेस्ट ऐड करके।
जैसे आप ये 3 महीने बाद पेमेंट करोगे तो वैसे ही अकाउंट भी अपना आप क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो चलो इस अकाउंट को ओपन बढ़ाएंगे यहाँ पे आगे। एक बात पूछूं? पूछो। सर हमने ऑलरेडी उससे फॉर्मिंग चेंज किया है, तो हाँ। वो उससे मतलब कर भी किया, हम वैसे ही दे रहे हैं, वैसे ही इंस्टॉलमेंट में तो फिर हम ये वाला अमाउंट इंटरेस्ट देंगे, मतलब वो गुड्स लेके चला गया तो उसको पैसे भी दे पड़े। सुनो, हाँ, तो बेटा उसके पास में फिर राइट है, वो क्या करेगा, दूसरी कार भी उठा ले जाएगा। अरे यार तुम ये था पता ही नहीं। देखो मेरी बात सुनो, दोनों लेके जाता तो कुछ ना कुछ बैलेंस यहाँ पे बचता बेटा, है ना। तो या तो वो बैलेंस संभाल क्या होता, प्रॉफिटेबल होता, या फिर बैलेंस संभाल क्या होता, लॉसेबल होता। नहीं देते ना। हाँ बिल्कुल भाई, जब वो दोनों चीज लेके चला गया तो कंफर्म बात है, देखो वो उस वैल्यू पे तो लेके जाएगा ना जो एग्जैक्ट अकाउंट में आ रही है। या तो वैल्यू क्या करेगी बेटा, थोड़ी सी ज्यादा आएगी, या फिर वैल्यू क्या होगी, थोड़ी सी कम आएगी। तो उस केस में जब अपन अकाउंट यहाँ पे प्रॉपरली क्लोज करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बैलेंस बचेगा। और बैलेंस जब बचता है किसी भी पर्सनल अकाउंट का, कोई भी अकाउंट का, वो कहाँ से ट्रांसफर करना, पी&एल अकाउंट में, या तो प्रॉफिट मान के, लॉस मान के। सर एक बात और, इसमें ये कह रहे हैं कि ये 355 पूरा जो अमाउंट है उसको देगा, लेकिन सर उसके बाद गुड तो बचा ही नहीं, क्योंकि वो गुड का क्यों पैसे दे रहे हो, तो एक गाड़ी है वो तो चली गई। तो वही तो, मेरी बात सुनो, इसने तो दोबारा जब एग्रीमेंट बनाया तो उसने बोला कि मैं एक कार तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ, उसको यूज कर लो आप, बट जो रिमेनिंग पैसा है ना यार, वो अब मैं साल भर वेट नहीं करूंगा, वो रिमेनिंग पड़ना जितना जल्दी हो मुझे आप पे कर दो। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि रिमेनिंग पैसा वो मांग रहा है कि 3 महीने के बाद पे कर दो 20% इंटरेस्ट पे। इसी शर्त पे उसका दूसरा एग्रीमेंट बना होगा यहाँ पे, तब जाकर के उसने एक कार वहां पे छोड़ी होगी, ठीक है। ऑब्वियसली जैसे आपकी इंस्टॉलमेंट बाउंस होती है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है अपना। तभी तो आपको ध्यान होगा, जब भी चेक बाउंस होता है, कोई भी इंस्टॉलमेंट बाउंस होती है, तो बाउंस चेक बाउंस होने का एक पैसा अलग से और कटता है 250, 300, 400 रुपए। वो इसी बात को इंडिकेट करता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा है किसने, परचेजर ने। कि वेंडर अगर कभी केस कर दे अपने ऊपर बात कर, तो उसको पास एविडेंस दिखाने का कि साहब चेक बाउंस हुआ था, 350 रुपए इसके अकाउंट से और डिडक्ट हुए। अरे नहीं आ रहा कैसा। चलो जी अब आ जाओ इधर। 1 अप्रैल 2015 लिखोगे बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,55,600। बेटा अप्रैल, अब सुनो, अप्रैल, मई और जून हो गया ना 3 महीने, अप्रैल, मई और जून। बेटा जून में क्या करना, उसको पेमेंट करना। बेटा मेरी बात सुनो, जून तक का पहले इंटरेस्ट ले लो, 6 जून 2015 बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ले लो आप 3,55,600 का, बेटा 20% और 3 मंथ्स का है ना। कितना आ रहा है चेक कर लेना। 17,780 रहा, बिल्कुल राइट। ये लो साहब, ये कहानी खत्म है इसकी। थ्री 7,3,380 3,7,3,380 का आप यहाँ पे 38/6/2015 को आप बैंक अकाउंट लिख करके बेटा इसका पेमेंट कर दो 3,7,3,380। और बेटा ये वेंडर अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। और वो एक प्रॉपर्टी अपने पास में रह गई यहाँ पे अपनी, सारा हिसाब खत्म। और वो जो एक प्रॉपर्टी है बेटा, उस पर बैठ करके कैलकुलेटर के डेफिनेशन चलाते रहो। अच्छा एक क्वेश्चन पूछना भूल गया, वो जो, अच्छा चलो उसने ये बोला कि और जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी बची याद है क्या तुम लोगों को। चलो चलो आओ एसेट अकाउंट में आओ, ये रहा एसेट अकाउंट, ये रहा, ये बैलेंस बचा है यहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को। अब इस पे आगे डेफिनेशन लगाना है, लगाना ना डेफिनेशन। उसने बोला भैया वो जो प्रॉपर्टी बची ना एक कार, उस पर भी डेफिनेशन लगाओ, आगे 2 साल का अकाउंट और बढ़ा दो। बस इतना से बता दो डेफिनेशन कितने % से लगाओ, कितना। वापिस अपनी पुरानी पे आ जाना ना। हाँ 25। बेटा थैंक यू, मैं आपका लूंगा। मेरी बात सुनो, होमवर्क क्या है सुनो। नहीं आज मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके अलावा वेंडर की बुक्स में अकाउंट बनाना है, लिखो एक तो। सेम क्वेश्चन में
Question number 19. सही हो जाएगा In the books of vendor hire purchase account बनाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो. लिखो लिखो लिखो. क्वेश्चन नंबर 18 होमवर्क. क्वेश्चन 27 होमवर्क. क्वेश्चन 25 होमवर्क. और एक लास्ट क्वेश्चन स्कूटर का. क्वेश्चन 26 होमवर्क. बेटा 6 स्कूटर है, इसमें ध्यान रखना. 4 क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, बात क्लियर है. और सुनो, प्रैक्टिस कैसे करो, मेरी बात सुन लो आप. परचेजर की बुक्स में और वेंडर की बुक्स में, दोनों बुक्स में अकाउंट बनाना है ना. हाँ मतलब बोल रहे हैं. बाद में कौन नहीं? ऑनलाइन में जो स्टूडेंट्स ने देखा, मेरी बात सुनो. ऑनलाइन में जो स्टूडेंट्स है, सब ध्रुव संयम बेटा सामने आएगा. मुझे ओके करो बेटा एक बार. नहीं बेटा मैं हाँ